नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश का पालन अधिकारियों ने किया है, जहां 90 स्कूलों को गोद लिया गया। मिर्जापुर सनौरी विद्यालय को गोद लिया गया है। खंड विकास अधिकारी ने इस विद्यालय को गोद लिया है। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अधिकारियों को स्कूल गोद लेने के आदेश दे दिए थे और इसी के बाद अब एक खबर सामने आई है, जहां पर 90 स्कूलों को गोद लिया गया है। मिर्जापुर सनौरी विद्यालय को भी गोद लिया गया, जहां तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने विद्यालयों को गोद लिया है। खंड विकास अधिकारी ने इस विद्यालय को गोद लिया। इसी बीच करीब 90 विद्यालयों को गोद लिया गया है। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां पर अधिकारियों ने स्कूलों को गोद लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश का पालन करते हुए ये प्रक्रिया की गई, जहां पर स्कूल को गोद लिया गया है और अब रख रखाव की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। यहाँ अधिकारियों ने करीब 90 स्कूलों को गोद ले लिया है और इसी के साथ ही मिर्जापुर सनौरी विद्यालय को भी गोद दिया गया, जहां पर अब अधिकारी इस पूरे स्कूल की देखरेख को नजर करेंगे और इसी के साथ ही पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए रख रखाव की जिम्मेदारी अब अधिकारियों पे होगी। साथ ही लखीमपुर खीरी में भी विद्यालय को गोद लिया गया है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पर लोहरा गांव के एक घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। इसमें घरेलू सामान समेत कुल 8 पशु जल गए हैं। इसमें 3 गायें, 3 बच्चियां और 2 बकरियां झुलस गईं। इस दौरान आपको बता दें कि हादसे से पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। परिवार का एकमात्र व्यवसाय था झाड़ू बनाना और उसका भी सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं बिहार के दरभंगा में यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर इफ्तार पर बीजेपी और आरजेडी के बीच राजनीतिक घमासान देखने को मिला। ये घमासान सरकार के ही एक मंत्री के सवाल उठाने पर शुरू हुआ। दरअसल सवाल उठाने वाले नीतीश सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार करने पर दो टूक कहा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में नमाज और हनुमान चालीसा होंगे तो फिर मंदिर और मस्जिद किस लिए हैं। जानकारी के अनुसार दावत इफ्तार आरजेडी और जेडीयू नेताओं की मौजूदगी में हुआ, जहां मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। मंत्री के एतराज पर इफ्तार में शिरकत करने पहुंचे आरजेडी नेता भोला यादव ने भी जवाब देते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। भोला यादव ने कहा कि रमजान पाक महीना है और इसमें सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने और दावते इफ्तार में शामिल होने पर अमन, चैन और प्यार मोहब्बत बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियां देश को गलत दिशा में ले जा रही हैं, उनसे लोगों को बचना चाहिए। और वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रमजान के दौरान इतनी बिजली कटौती हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती के अलावा कई और अहम मुद्दे भी उठाए। उन्होंने हनुमान चालीसा कांड पर नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर भी अपनी बात कही। आपको बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रमजान के इस पाक महीने में जरूरी वक्त पर बिजली ना काटी जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी कटौती रमजान में हो रही है, या तो इसमें लापरवाही है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। बात आपको बता दें कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए कि दिन भर बिजली रहती है, लेकिन सहरी और इफ्तार के दौरान अगर बिजली कैसे गुल जाती है। ऐसे में समझ से परे है ये बात कि इस दौरान बिजली गुल कैसे हो गई। पिछले कुछ महीनों में देश में हुए दंगों और उसके बाद आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर पर भी उमर अब्दुल्ला बोले हैं कि उन्होंने कहा, जहांगीरपुरी में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए, लेकिन अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई सिर्फ जहांगीरपुरी में ही क्यों? कहा दिल्ली में सिर्फ यहीं पर अवैध अतिक्रमण है क्या कहीं दिल्ली में अवैध निर्माण और कहीं नहीं हुआ? मस्जिदों के पास जुलूस निकलता है तो ये कहा जाता है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, लेकिन इस तरह के नारे पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में विवाद जारी है। खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और अब बिहार में भी बीजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है। ऐसे में यहाँ भी लाउड स्पीकर हटाने की मांग शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस मामले को लेकर कुछ और ही रुख है। यहाँ नीतीश कुमार ने इसे फालतू का मुद्दा बताया। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर चल रही राजनीति पर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये फालतू की चीज है, जिसे जैसे मन करता है वो वैसे चलता है, सबकी अपनी इच्छा है, ये सब चीजों पर कहीं कोई खतरा नहीं। नीतीश का ये बयान उस वक्त आया है जब उन्हीं की सरकार में मौजूद कुछ मंत्री और बीजेपी नेता लगातार लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा तब शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार के मंत्री जनक राम ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देश के कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं, राज्यों में भी कानून ही चलता है। अगर यूपी में ये कानून आया है तो इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि केंद्र और बिहार के नेता इसे लागू करने के लिए चर्चा करेंगे। उनके अलावा भी बीजेपी के कुछ छोटे नेताओं की तरफ से भी लाउडस्पीकर को लेकर इसी तरह की बयानबाजी सामने आई थी। तो वहीं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच अब औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आज बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली के दौरान राज ठाकरे के सैकड़ों समर्थकों के साथ राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और अब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं वो यहां पर 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं। जबकि महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का दौरा किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रैली को देखते हुए प्रदेश में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं इससे पहले पुलिस ने रैली की इजाजत देते हुए कई शर्तें भी रखी हैं। मनसे प्रमुख को रैली के दौरान या बाद में आपत्तिजनक नारे, धार्मिक, जातिवादी और क्षेत्रीय संदर्भों का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है। इस रैली में 15,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। उधर एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी भी औरंगाबाद में है। शनिवार शाम को औरंगाबाद में अपनी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के घर इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए। इम्तियाज जलील ने राज ठाकरे को भी इफ्तार के लिए न्योता दिया। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। हालांकि औरंगाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बताते चलें कि औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ है और ऐसे में मुस्लिम बहुल माने जाने वाले इस जिले में तनाव के हालात भी बन सकते हैं। राज ठाकरे की रैली को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। तो वहीं रूस की बात करें तो रूस के रॉकेट हमले में यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा के हवाई अड्डे का रनवे और काला सागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल यूक्रेन की सेना ने शनिवार को ये जानकारी दी कि टेलीग्राम पर एक पोस्ट में यूक्रेन के ऑपरेशनल कॉमन साउथ ने बताया है कि रॉकेट हमले के बाद ओडेसा रनवे उपयोग के लायक नहीं रह गया। यूक्रेन की एक समाचार समिति UNIAN के सेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को कहा है। ओडेसा में विस्फोट की कई आवाजें सुनाई गई हैं। ऐसे में ओडेसा के क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा है कि रॉकेट रूस के कब्जे वाले क्रिमिया से दागे गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने भी कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को ने यूक्रेन से 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला है। आपको बता दें कि लाव्रोव ने यह भी कहा कि ये बातचीत चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के साथ साक्षात्कार में कही गई है। लाव्रोव की एक टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन ने मॉस्को पर यूक्रेन के लोगों को जबरदस्ती देश से बाहर भेजने का आरोप लगा दिया है। और नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में बने लास्ट लेमन बार में सोमवार की रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अब तक इस मामले में करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। 8वें आरोपी का नाम रोहित तमनव बताया जा रहा है, जिसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। दरअसल बीती सोमवार को गार्डन गलेरिया मॉल में लास्ट लेमन पब में बाउंसर और पब के कर्मचारियों ने ब्रिजेश राय नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। आरोप यह है
कि ये झड़प पार्टी के बाद बिल को लेकर ब्रजेश राय ने शुरू की थी। इसी के बाद वहां पर मौजूद बाउंसर और स्टाफ ने ब्रजेश राय और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान ही एक व्यक्ति के बेहोश हो जाने के बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। ब्रजेश राय को जब अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस का यह मानना है कि विवाद 7,400 रुपए के बिल को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जांच में पता चला है कि ब्रजेश राय ने मारपीट और विवाद से पहले ही अपने खाने का 7,400 रुपए का बिल जमा करवा दिया था। बिल जमा कराने के बाद ही लास्ट लेमन बार में बाउंसर और कर्मचारियों ने ब्रजेश राय से मारपीट की थी और अब इस हमले में पुलिस ने लास्ट लेमन के बाउंसर और दूसरे करीब 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 8 लोगों की पहचान की थी जो ब्रजेश राय और उनके दोस्तों से मारपीट करते नजर आए। तो वहीं यस बैंक से जुड़े 600 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में सीबीआई ने आज दिल्ली और पुणे में 8 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी नीलकमल रिटेलर्स की शाहिद बलवा और विनोद गोयनका और एबीआईएल के बिल्डर अविनाश भोसले के ठिकानों पर मारी गई। इन सभी के बड़े पैमाने पर राजनीतिक कनेक्शन भी बताए जाते हैं और इनमें गोयनका और बलवा पहले भी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी रह चुके हैं। मुंबई और पुणे में सीबीआई की दिल्ली मुख्यालय टीम ने मुंबई और पुणे कार्यालय से सहयोग के साथ ही 8 जगहों पर यह छापेमारी की है, जहां छापेमारी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी रह चुके शाहिद बलवा और विनोद गोयनका समेत पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले के ठिकानों पर की गई। यहां सीबीआई के मुताबिक ये घोटाला साल 2018 में यस बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है, जब यस बैंक ने DHFL के अल्पकालिक डिवेंचर में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके बदले DFHL के मालिकों ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के परिवार के सदस्यों की कंपनी DOIT में 600 करोड़ रुपए का कथित कर्जा लिया था। खबर रायबरेली से है। यहाँ एक ऑडियो वायरल करने की धमकी की गई, जिसकी वजह से परेशान होकर एक छात्रा ने फांसी लगा ली है। दरअसल BA 3rd ईयर की छात्रा ने गांव के ही एक युवक की धमकी से तंग होकर घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल बता दें आपको कि युवक उसके साथ पहले हुई किसी बातचीत का ऑडियो वायरल करने की धमकी देता था और इसी से परेशान होकर इस छात्रा ने एक कदम उठाया है। ग्राम साड़बरा में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है। इस घटना की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए, उसके अनुसार लड़की का गांव के ही अविनाश उर्फ मिंटू से पूर्व से परिचय था। आरोपी अविनाश उर्फ मिंटू द्वारा लड़की से पूर्व में की गई वार्तालाप का स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक स्टेटस में वायरल कर दिया गया। इससे इसकी जानकारी उसके परिजनों और गाँव के अन्य लोगों को हो गई। इससे आहत होकर लड़की के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उक्त घटना के संदर्भ में लड़की के पिता के तहरीर पर मिंटू उर्फ अविनाश और उसके भाई एवं भाभी के विरुद्ध भदोकर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में मुख्य आरोपी मिंटू उर्फ अविनाश की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके भाई एवं भाभी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विवेचनात्मक और शबनम अली वो महिला कैदी है जिसे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फांसी की सजा दी गई है। इसके लिए मथुरा जेल प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पर आखिर ऐसा क्या किया शबनम ने कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो वहीं इस दौरान जल्लाद भी मुजरिम के कान में ऐसा क्या कुछ कहता है, देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों पूरे देश में शबनम मामले की चर्चा जोरों पर है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में शबनम नाम की महिला को फांसी होनी है। हालांकि बस फांसी की तारीख तय होनी बाकी रह गई है। दरअसल शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही घर में खूनी खेल खेला था और वो फिलहाल रामपुर की जेल में बंद है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है शबनम मामला और फांसी के ठीक पहले जल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है और फांसी से पहले क्या होता है।
कहते हैं कि किसी भी मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद कैदी के वजन का ही पुतला लटका कर ट्रायल करता है और उसके बाद फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। दोषी के परिजनों को 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है कि वो आखिरी बार कैदी से आकर मिल सकते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि फांसी से ठीक पहले जल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि फांसी से पहले जल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है। आपको बता दें, जल्लाद मुजरिम के कान में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो जल्लाद उसके कान में आखिरी बार राम राम बोलता है, जबकि अगर मुजरिम मुस्लिम है तो वो आखिरी बार उसके कान में सलाम कहता है। और इतना कहने के बाद जल्लाद लिवर खींच देता है और मुजरिम को तब तक लटकाए रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। इसके बाद डॉक्टर दोषी की नब्ज टटोलते हैं। मौत की पुष्टि होने पर जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसके बाद परिजनों को वो शव सौंप दिया जाता है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि फांसी से पहले क्या कुछ होता है। फांसी वाले दिन कैदी को नहलाया जाता है और उसे नए कपड़े दिए जाते हैं। सुबह सुबह जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में ले जाते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी भी मौजूद होते हैं। ये 3 अफसर जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। सुपरिटेंडेंट फांसी के पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि कैदी की पहचान हो गई है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया गया है और फिर डेथ वारंट पर कैदी के साइन कराए जाते हैं। साथ ही फांसी देने से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और कैदी की वो इच्छा पूरी भी की जाती है जो जेल मैनुअल में होती है। और फांसी देते वक्त सिर्फ जल्लाद ही दोषी के साथ मौजूद होता है। तो वहीं पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। शबनम अली वो महिला कैदी हैं जिसे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल प्रशासन ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। दरअसल शबनम अली ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर साल 2008 में अपने परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व निर्वाचित याचिका खारिज होने के बाद अब शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तो तय हो गया है। बताया जाता है कि शबनम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। शबनम को 5वीं पास सलीम से प्यार हो गया था, लेकिन उसके परिवार को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। घर वालों की नामंजूरी की वजह से शबनम का अक्सर उनसे झगड़ा होता था। इस दौरान शबनम सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। तो वहीं 2 माह की गर्भवती शबनम को लगा कि अगर परिवार को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे में उसने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार को ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया और खौफनाक साजिश रच डाली, जिसका अंजाम फांसी के तख्त पर जाकर खत्म होगा। ये शायद शबनम ने सोचा नहीं था। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।